हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 3 अगस्त 2021 और आज के इस वीडियो में हम 3 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ साथ उस क्वेश्चन से रिलेटेड जीके भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। उसी के साथ ध्येय पूर्ति स्पर्धा विश्व ये ऐप के ऊपर भी इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेंगे हम सुपर फास्ट रिवीजन, जो कल का करंट अफेयर्स था उसका रिवीजन हम एक बार कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखो, लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 के लिए किसे नामित किया गया है? इसका सही आंसर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के जो संस्थापक है साइरस पूनावाला, इनको जो है इस पुरस्कार से नामित किया गया है। यह पुरस्कार महाराष्ट्र के पुणे के लोकमान्य तिलक स्मारक ट्रस्ट की तरफ से दिया जाता है। दूसरा सवाल, भारत देश किस महीने के लिए यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता करेगा? इसका सही आंसर है अगस्त 2021। तीसरा सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में कॉर्पोरेट अभ्यास का आयोजन किया? इसका आंसर है इंडोनेशिया। चौथा सवाल है, निम्नलिखित कौन नौसेना के नए उप प्रमुख बने? इसका आंसर है वाइस एडमिरल एस एन घोरमड़े। कृषि कर्ण परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? यह जो परियोजना है केरल राज्य में शुरू की गई है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए दूसरा मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए दूसरा मेडल जीता बैडमिंटन के अंदर पीवी सिंधु ने, और यह जो मेडल था यह मेडल है कांस्य मेडल। पहला मेडल जो है मीराबाई चानू सेकोम ने हमारे लिए जीत के दिया है, पहला मेडल मिला है हमें रजत। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान किस देश के अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च करेगा? इसका आंसर है अमेरिकी का नासा के साथ मिलकर इसरो यह संयुक्त रूप से जो है उपग्रह लॉन्च करेगा। अगला सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने किस भारतीय मूल के अमेरिकी को एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया है? इसका आंसर है राशिद हुसैन। हाल ही में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर है 31 जुलाई 2021 और एक ही ओलंपिक गेम में 7 पदक जीतने वाली पहली महिला तैराक कौन बनी? तो ऑस्ट्रेलिया की एम्मा मैककॉन, उन्होंने 7 मेडल जीते हैं इसके अंदर। इस तरह से हमने कल के करंट अफेयर्स यहां पर देखे। अभी स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया महालेखा नियंत्रक, मतलब इसे हम जो है सीजीए कहेंगे। क्या कहेंगे? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर है दीपक दास। इनको जो है भारत का नया सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स नियुक्त किया गया है। ये देखिए आपके सामने जो है ये है हमारे दीपक दास। ये देखिए दीपक दास को 1 अगस्त 2021 को लेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक मतलब कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में पदभार उन्होंने ग्रहण कर लिया है। यह जो दीपक दास है 1986 के बैच के भारतीय सिविल लेखा सेवा, मतलब इसको हम ICAS कहेंगे। क्या कहेंगे? ICAS अधिकारी है। वे भारत के अभी 25वें CGA हुए हैं। इन्होंने जो है सोमा राय बर्मन इनकी जगह ली है। सोमा राय बर्मन हमारे भारत देश की 24वीं CGA थी। CGA संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार जो है नियुक्त किया जाता है और CGA जो है लेखा मामलों पर, जो लेखा मामले होते हैं हमारे लेखा मामलों पर केंद्र सरकार का प्रधान सलाहकार होता है। इसी तरह से हमें ये याद रखना है कि दीपक दास अभी हमारे लेखा महानियंत्रक मतलब महालेखा महानियंत्रक हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई-रूपी लॉन्च किया? ई-रूपी किसने लॉन्च किया? इसका सही आंसर है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है। ये देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री है, इन्होंने ई-रूपी नामक जो है प्रीपेड ई वाउचर जो है यह लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके बारे में। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ई-रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया। ई-रूपी डिजिटल भुगतान के लिए कैशलेस और संपर्क रहित टूल है। यहाँ एक QR को या SMS स्ट्रिंग आधारित ई वाउचर है। क्या है ये? यह QR से या SMS स्ट्रिंग आधारित एक ई वाउचर है। इसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने विकसित किया है। ये वित्तीय सेवा विभाग और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। इसका उपयोग मातृ एवं शिक्षा कल्याण योजनाओं के तहत
दवाएं और पोषण संबंधी सहायता प्रदान करने वाली योजनाओं के तहत सेवाएं प्रदान करने के लिए भी किया जा सकता है। इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है तो ई-रूपी नामक डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? ई नायरा नामक एक क्रिप्टो करेंसी है जो घोषणा की है हाल ही में किस देश ने? तो इसका सही आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया इस देश ने जो है ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है। नाइजीरिया अफ्रीकी देश है। ये देखिए नाइजीरिया की जो है ये करेंसी है। नाइजीरिया की करेंसी का नाम है नायरा, ये उनकी करेंसी है। अभी उन्होंने जो है क्रिप्टो करेंसी का नाम दिया है ई नायरा। देखिए उनकी जो है ये 100 नायरा की नोट्स हैं और ये 1000 नायरा की नोट्स यहाँ पर हमको दिख रही हैं। ये देखिए अफ्रीकी देश नाइजीरिया ने खुद क्रिप्टो करेंसी ई नायरा लॉन्च करने की योजना बनाई है। ई नायरा एक वॉलेट के रूप में काम करेगा जिसके खिलाफ ग्राहक अपने बैंक खाते में मौजूदा फंड रख सकते हैं। नाइजीरिया ई नायरा नामक क्रिप्टो करेंसी अक्टूबर 2021 में लॉन्च करेगा। 2021 अक्टूबर के 2021 में लॉन्च करेगा, मतलब अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर के अंदर वो लॉन्च करेगा। इन्होंने इसकी जो घोषणा है, इसकी घोषणा उन्होंने फरवरी 2021 में ही कर ली थी, मतलब तैयारी कर ली थी। 2021 के फरवरी में ही उन्होंने अपने बैंकों और वित्तीय संस्थानों की क्रिप्टो करेंसी में लेन देन या सुविधा प्रदान करने से रोक लगा दिया था और उनकी खुद की उन्होंने क्रिप्टो करेंसी की यहाँ पर जो है तो तैयारी शुरू कर दी थी और वो अक्टूबर 2021 के अंदर लॉन्च कर देंगे। नाइजीरिया के बारे में जान लेते हैं। नाइजीरिया एक अफ्रीकी देश है। नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा और इसका सबसे बड़ा नगर है लागोस और इसके राष्ट्रपति है मुहम्मदू बुहारी और यहाँ की करेंसी है नायरा। ये देखिए ये है नाइजीरिया का मैप आपके सामने है। ये है अफ्रीकी देश, ये है नाइजीरिया और यहाँ पर आपको सेंट्रल में दिख रहा है ये अबूजा सिटी, ये है उनकी राजधानी और बेनिन से इसकी सीमा लगी हुई है। नाइजर नाम का एक देश है उससे सीमा लगी हुई है। चाड नाम का एक देश है उससे सीमा लगी हुई है और कैमरून से सीमा लगी हुई है और अटलांटिक ओशियन से उसकी सीमा लगी हुई है और इस देश के अंदर से जो है नाइजर नामक नदी बहती है। चलो आगे देखते हैं। असम क्रीड़ा संघ भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी, असम क्रीड़ा संघ किस भारतीय ओलंपिक खिलाड़ी को लोह कन्या की उपाधि से सम्मानित करेगा? तो इसका सही आंसर है लवलीना बोरगोहेन। ये जो है हमारी भारत देश की और असम की जो है मुक्केबाज है और ओलंपिक में इन्होंने जो है हमारे लिए पदक पक्का कर लिया है। ओके, तो इसलिए असम क्रीड़ा संघ उनको जो है लोह कन्या की उपाधि से सम्मानित करने वाला है। ये देखिए ये है लवलीना हमारी मुक्केबाज है। ये देखिए ये लवलीना आपके सामने है। ओके, लवलीना जो है टोक्यो के अंदर हमारे लिए एक पदक उन्होंने पक्का कर लिया है। तो इसलिए असम क्रीड़ा संघ असम की मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को लोह कन्या की उपाधि से सम्मानित करने वाला है। लवलीना ने जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में अभी जो फिलहाल चल रहा है उसमें हमारा एक पदक पक्का कर लिया है। ओके, लवलीना बोरगोहेन के बारे में हम जान लेते हैं। देखो उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1997 में गोलाघाट असम के अंदर उनका जन्म हुआ था और 2 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ है। 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप जो नई दिल्ली में हुई थी वहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2019 में वर्ल्ड चैंपियनशिप उलान उड़े में हुई थी, वहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। 2017 में एशियन चैंपियनशिप हो ची मिन्ह सिटी में हुई थी वियतनाम में, वहां पर उन्होंने जो है ब्रॉन्ज जीता था। 2021 में एशियन चैंपियनशिप हुई थी दुबई के अंदर, वहां पर उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। उन्हें जो है 2020 के अंदर जो है अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है और अर्जुन अवार्ड हासिल करने वाली आसाम की वो सिर्फ 6 पर्सन है, छठी है आसाम की जिन्हें अर्जुन अवार्ड मिला है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल, हाल ही में चांकिलो को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है, यह कौन से देश में है? इसका सही आंसर है पेरू। पेरू नामक देश है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में और यहाँ पर जो है चांकिलो नाम की एक वेधशाला है। ओके, ये देखिए आपके सामने नजर आ रही है, ये है एक 2300 साल पुरानी एक वेधशाला है। ओके, यहाँ पर 13 टावर है। ये देखिए जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 इस तरह से यहाँ पर ये 13 टावर है
और पुराने जमाने के अंदर जो है कैलेंडर के रूप में ये काम किया करती थी। तो इसको जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर दर्जा मिल चुका है। ये देखिए इस तरह से है ये चांकिलो। देखिए अमेरिका की सबसे पुरानी वेधशाला, सौर वेधशाला 2300 वर्ष पुराने पुरातात्विक खंडहर, एक पुरातात्विक खंडहर है जो जिसको चांकिलो कहा जाता है, यूनेस्को की विश्व धरोहर का दर्जा उसे दिया गया है। चांकिलो पेरू देश के उत्तर में एक रेगिस्तानी घाटी में स्थित है। पेरू देश के उत्तर में एक रेगिस्तानी घाटी में यह स्थित है। इसमें 13 पत्थर के टावर है जो एक कैलेंडर के रूप में कार्य करने के लिए 250 से 200 ईसा पूर्व में बनाए गए थे। ओके, इस तरह से यहाँ पर आपको दिखेंगे अभी भी यहाँ पर 13 टावर आपको नजर आ रहे हैं और एक कैलेंडर के रूप के ऊपर जो है तो यूज किया जाता था उसको। पेरू के अंदर है ये। पेरू जो है साउथ कॉन्टिनेंटल के अंदर है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल के अंदर एक देश है। इस पेरू के बारे में जान लेंगे। पेरू की राजधानी है लीमा। पेरू के राष्ट्रपति है पेड्रो कैस्टिलो। देखो हाल ही में ये जो है राष्ट्रपति के निर्वाचित हुए हैं और जब ये राष्ट्रपति हुए थे, अभी हमने एक 2-4 दिन पहले उसका क्वेश्चन भी कवर किया है। अभी कल जो है नए प्रधानमंत्री यहाँ पर निर्वाचित किए गए हैं और नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेरू को। उनका नाम है गुइडो बेलिडो। गुइडो बेलिडो ये नए प्रधानमंत्री बन गए हैं पेरू के, इसलिए ये भी याद रखना है आपको। और पेरू की जो करेंसी है, पेरू की करेंसी है सोल। सोल उसकी करेंसी है। ये देखिए ये आपके सामने है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल, जिसके अंदर ब्राजील है, कोलंबिया है, वेनेजुएला है, बोलीविया है, अर्जेंटीना है, पराग्वे है, चिली है, ओके, इक्वेडोर है। इसी तरह से ये लाल रंग में जो दिख रहा है ये है पेरू नामक देश। ओके, ये देखिए पेरू का जो मैप हम जो है बड़ा मैप देखेंगे यहाँ पर, ये आपके सामने पेरू का मैप है। ओके, ये देखिए ये पेरू है और यहाँ पर जो है एंडीज जो है वहां पर पर्वत श्रृंखला भी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ओके, तो इस तरह से जो है यह यहाँ पर राजधानी उसकी लीमा राजधानी यहाँ पर है। चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल, कोविड के खिलाफ 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना? इसका सही आंसर है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर और यह भुवनेश्वर 100% टीकाकरण हासिल करने वाला देश का पहला शहर बन गया है। ये देखिए भुवनेश्वर का नजारा, ये अलग अलग एंगल से देखिए। भुवनेश्वर सिटी है, ये भुवनेश्वर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है। यह है भुवनेश्वर, द सिटी ऑफ टेम्पल नाम से जाना जाता है भुवनेश्वर। ओके, भुवनेश्वर देश का पहला शहर बन गया है जिसने अपनी 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षण कर लिया है, मतलब उसे टीका लगा दिया है। 30 जुलाई 2021 तक कोविड वैक्सीन की लगभग 18,35,000 खुराक दी जा चुकी है। भुवनेश्वर के अंदर टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए भुवनेश्वर में 55 टीकाकरण केंद्र स्थापित किए गए हैं और भुवनेश्वर नगर निगम जो है उसने भी शहर के अंदर जो है 10 ड्राइव थ्रू टीकाकरण, ओके, मतलब जो है ड्राइव थ्रू टीकाकरण भी सुविधा वहां पर उन्होंने स्थापित की है। साथ ही प्रवासी श्रमिकों को भी लगभग 1 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई है। इस तरह से वह 100% आबादी को कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षण उन्होंने कर लिया है। इस तरह से वह हमारे देश का पहला शहर बन गया है। भुवनेश्वर के बारे में अगर हम जानेंगे तो ये भुवनेश्वर जो है ओडिशा की राजधानी है। ओडिशा के खोरदा जिले में भुवनेश्वर पड़ता है। इसे मंदिर के शहर के नाम से भी जाना जाता है। भुवनेश्वर और कटक को जो है जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये है हमारे सामने ओडिशा का मैप और ये देखिए यहाँ पर है ये भुवनेश्वर। ओके, ये भुवनेश्वर यहाँ पर है और ये कटक यहाँ पर है। एक दूसरे के आजू बाजू में ये दोनों शहर है और इसीलिए उनको जुड़वा शहर कहा जाता है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है भुवनेश्वर? तो खोरदा नामक डिस्ट्रिक्ट है, ये खोरदा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आता है। सवाल, इन एन आइडियल वर्ल्ड इस उपन्यास के लेखक कौन है? इसका सही आंसर है कुणाल बसु। ये देखिए यह है कुणाल बसु जो बंगाल के हैं, बंगाली लेखक हैं। उनके बारे में जान लेते हैं। तो प्रसिद्ध उपन्यासकार कुणाल बसु की नई फिक्शन इन एन आइडियल वर्ल्ड नामक किताब जो है 2022 में रिलीज होगी, उन्होंने उसकी घोषणा की है। पब्लिकेशन जो है उसका पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया, इस पब्लिकेशन के मार्फत जो है वो रिलीज की जाएंगी। इस किताब की कहानी मनहर के एक कॉलेज की लिबरल पार्टी के एक सदस्य के लापता होने के इर्द गिर्द घूमती है। कुणाल बसु के बारे में अगर जानेंगे तो उनका जन्म देखिए 4 मई 1956 को हुआ था कोलकाता के अंदर और उन्होंने जो है नोटेबल कुछ किताबें लिखी है, जैसा द ओपीएम क्लर्क है, द मिनियाटूरिस्ट रेसिस्ट है, द येलो एम्परर्स
है और कलकत्ता है, सरोजनी मदर है, ये उनकी कुछ जानी मानी किताबें हैं। ये देखिए ये सारी की सारी किताबें उनकी है जो कुणाल बसु ने लिखी हुई है। द जापानीज वाइफ, द येलो एम्प्रेस क्योर, इनिमेक्शियस, और उसके साथ ही यहाँ पर हम देखेंगे रेसिस्ट, ओके, सरोजनी मदर्स, द एंड गेम, द मिनिएट्रीज, ये सारी किताबें जो है उन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगला सवाल, हाल ही में 56 साल बाद भारत बांग्लादेश के बीच किस मार्ग पर मालगाड़ियों ने नियमित संचालन फिर से शुरू किया है? इसका सही आंसर है हल्दीबाड़ी चिलाहाटी। हल्दीबाड़ी चिलाहाटी में जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में जो है मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से शुरू किया गया है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेलवे मार्ग के माध्यम से मालगाड़ियों का नियमित संचालन फिर से बहाल किया गया है। 1947 के बंटवारे के बाद भारत और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, इसके बीच 7 रेल लिंक चालू थे। कितने? 7 रेल लिंक जब चालू थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ, युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच की जो रेल सेवा है, रेल सेवा बंद हो गई थी और भारत बांग्लादेश के बीच परिचालित होने वाली यह 5वीं रेल लिंक है। ओके, देखिए भारत और बांग्लादेश के लिए बीच में जो है अभी फिलहाल में 5 रेल लिंक चालू है। देखो, पेट्रोनेल बेनोपोल, गेंदे, दर्शन, सिंहाबाद, रोहनपुर, राधिकापुर, बिरोल, हल्दीबाड़ी, चिलाहाटी। इसमें का जो पहला है, ये जो पहला नाम है ये है हमारे भारत का स्टेशन और ये दूसरा नाम है ये है बांग्लादेश का स्टेशन। तो ये 5 रेल लिंक अभी फिलहाल में चालू है। इसके साथ ही हम जो है बांग्लादेश के साथ 3 प्रवासी रेल चलाते हैं। इसमें जो है एक है मैत्री जो कोलकाता से ढाका को जाती है, दूसरी है बंधन जो कोलकाता से खुलना को जाती है, और तीसरी है अभी शुरू हुई मिताली एक्सप्रेस जो न्यू जलपाईगुड़ी से जाती है ढाका के लिए। तो ये हम बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ये देखिए बांग्लादेश का मैप है हमारे सामने, जिसकी राजधानी ढाका है और जिसके प्रधानमंत्री हसीना वाजेद है। अगला सवाल, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रयोग करने योग्य उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने जो है हाल ही में जो है तो ऐसा एक उपग्रह लॉन्च किया है जो पुनः प्रयोग करने के लिए यूजफुल है। ये देखिए यह जो उपग्रह है ये लॉन्च किया है ESA ने, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है, यह वो उपग्रह है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने फ्रेंच गुयाना से एरियन 5 रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रयोग करने योग्य उपग्रह लॉन्च किया है। उपग्रह का नाम जो है यूटेलसैट क्वांटम है। यह नाम हमें याद रखना है कि कौन सा उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। यह पूरी तरह से लचीला सॉफ्टवेयर परिभाषित उपग्रह है। यह उपग्रह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी की साझेदारी परियोजना के तहत उपग्रह ऑपरेटर यूटेलसैट, एयरबेस और सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के साथ विकसित किया गया है और यह लॉन्च होने के बाद भी इसका पुनः उपयोग करने की अनुमति देता है। इस तरह से यह उपग्रह लॉन्च किया है ESA ने। ESA मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसका गठन हुआ था 30 मई 1975 को। इसका मुख्यालय है पेरिस के अंदर जो फ्रांस की राजधानी है और इसके जो ओनर है, इसके जो मालक है, ये मालक है इनके 22 यूरोपियन देश, ये इसके मालक है। चलो अगला सवाल, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 प्रतियोगिता हाल ही में किसने जीती? तो इसका सही आंसर है स्टेबेन ओकॉन। स्टेबेन ओकॉन ने जो है हंगेरियन ग्रापी जीत ली है 2021 की। यह है स्टेबेन ओकॉन आपके सामने। चलो देखेंगे हंगेरी के मोगे रोड में हंगेरियन में 1 अगस्त 2021 को आयोजित हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब स्टेबेन ओकॉन ने जीत लिया है जो फ्रांस के हैं। ओके, स्टेबेन ओकॉन की यहाँ पहली फार्मूला 1 रेस है, उन्होंने जो जीती है, पहली फार्मूला 1 जीत उनकी यहाँ है। इस रेस के अंदर दूसरा स्थान आया सेबेस्टियन वेट्टल का जो जर्मनी के हैं और तीसरा स्थान पे रहे लुइस हैमिल्टन जो मर्सिडीज के हैं और ब्रिटेन की तरफ से हैं। ओके, हंगेरियन ग्रांड प्री 2021 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन का 11वां दौर था। इस साल का 2021 का यह 11वां दौर था। इस तरह से कुल 21 दौर होते हैं।
कल मैंने आपको 2 सवाल पूछे थे, उसका आंसर देख लेते हैं। ओलंपिक में लगातार 3 गोल बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बनी है? तो पहली महिला हॉकी खिलाड़ी बनी है वंदना कटारिया, जिन्होंने लगातार 3 गोल किए हैं। और दूसरा सवाल मैंने आपको पूछा था, विश्व स्तनपान सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है हर साल। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन 1 जो है, क्वेश्चन 1 है, देखिए, जुलाई 2021 में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी संग्रह कितना हुआ? तो जुलाई 2021 का कितना जीएसटी संग्रह हुआ, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और उसके साथ ही G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक 2021 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? हाल ही में जो है G20 की संस्कृति मंत्रियों की बैठक हुई इटली के अंदर, तो उसके अंदर भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया, यह आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरह से जो है आज का वीडियो हमने देखा, आज का लेक्चर हमने देखा। लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आप मुझे जो है वेरियस प्लेटफॉर्म के अंदर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।